पाठ 19 आरंभ। वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद का सिद्धांत। लेखक ज़हूर सिद्दीकी। भूमिका। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का एक बुनियादी अंग है। वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद अपनी आयु के 100 साल से अधिक समय बिताने के पश्चात भी अपने मानने वालों और आलोचकों के बीच बहस का एक मुख्य विषय बना हुआ है। मार्क्सवाद को समझने के लिए उसका विस्तार से अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, लेकिन इस पाठ की सीमा को देखते हुए हम मार्क्सवाद की कुछ विशेष बातों पर ही प्रकाश डाल पाएंगे। सबसे पहले हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करेंगे, जिसको मार्क्सवादी विचारक मार्क्सवाद का एक बुनियादी अंग समझते हैं। एक, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक यूनानी शब्द डियालेगो से निकला है। मार्क्सवादी विचारक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद की आधारशिला मानते हैं। द्वंद्ववाद शब्द यूनानी भाषा के शब्द डियालेगो से निकला है। डियालेगो शब्द का अर्थ यूनानी भाषा में बातचीत करना या बहस करना होता है। प्राचीन यूनान के बुद्धिजीवी न केवल एक दूसरे की ओर से रखी हुई बातों में अंतर विरोध ढूंढते थे, बल्कि इस तरह से वो एक दूसरे की बातों में अंतर विरोध दिखाकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते थे। इस तरीके को यूनानी विचारक डियालेगो द्वंद्ववाद कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन इसकी व्याख्या इन शब्दों में करते हैं। भाषण में द्वंद्ववाद वो प्रक्रिया है जिसमें दो परस्पर विरोधी मतों के संघर्ष के बाद हम सत्य तक पहुंचते हैं। हेराक्लिटस का मत था कि संसार को बनाने वाले न तो देवता हैं और न मनुष्य। प्राचीन यूनान में हमें कई प्रचंड विद्वान मिलते हैं जिन्होंने द्वंद्ववाद को बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा की। अरस्तु उनमें से एक था, जिसने दर्शन शास्त्र में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। अरस्तु का कहना था कि द्वंद्ववाद को इजाद करने का सेहरा इलिया के जेनु के सिर पर है। लेकिन शुरू के द्वंद्ववादी विचारकों में सबसे पहले यूनान के हेराक्लिटस का नाम आता है। हेराक्लिटस का कहना था कि वो हर चीज गतिशील है और हर चीज बदलती है। उसका ये भी मत था कि संसार को बनाने वाले न तो देवता हैं और न मनुष्य। प्राचीन यूनान का एक और द्वंद्ववादी विचारक प्लेटो, जो भाववाद से चिपटा हुआ था, प्राचीन भारत के साहित्य में भी द्वंद्ववाद का पता लगता है। उदाहरण के तौर पर वादे वादे जाते तत्वबोध, वाद विवाद करते हुए तत्व विदित होता है। प्राचीन काल में द्वंद्ववाद का एक विशेष स्थान था। द्वंद्ववाद ने प्राचीन युग में काफी उन्नति की, लेकिन मध्य युग में सामंतवाद के उदय के साथ इसका फैलाव रुक गया। सामंतवाद में रूढ़िवाद का बोलबाला था और शासक वर्ग हर उस विचार को दबा देना चाहता था जो वैज्ञानिक हो। यूरोप में इस समय पोप तथा धर्म का डंका बज रहा था। मध्यकाल में जो विचारक वैज्ञानिक विचार रखते, उनके लिए हर तरह की यातनाएं थी, यहाँ तक कि उनको जिंदा जला दिया जाता। लेकिन पूंजीवाद के उदय ने द्वंद्ववाद को दोबारा बढ़ने में सहायता दी और एक बार फिर द्वंद्ववाद बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। आधुनिक काल में हेगेल को द्वंद्ववादी विचारों में एक विशेष स्थान हासिल है। आधुनिक काल में जिन विचारकों ने द्वंद्ववाद का झंडा उठाया, उनमें सबसे पहले हेगेल 1770 से 1830 का नाम आता है। हेगेल का जन्म जर्मनी में हुआ और वो अपने समय के एक बड़े भाववादी विचारक साबित हुए। हेगेल ने द्वंद्ववाद को एक निश्चित रूप दिया और उनका कहना था कि इतिहास एक प्रक्रिया है। हेगेल का मत था कि हर चीज निरंतर परिवर्तन की दशा में है। इसी निरंतर परिवर्तन की दुनिया का हर एक चरण पिछले चरण से जुड़ा होता है, जिसमें कि वो पैदा होता है। नया चरण पुराने चरणों का स्थान लेता हुआ पूर्णता के करीब होता है। इस तरह हेगेल ने बताया कि विकास का कानून उन्नति पर आधारित है और ये उन्नति द्वंद्वात्मक है। हेगेल का कथन था कि सब चीजें अपने आप में द्वंद्वात्मक हैं और उन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद का सिद्धांत दिया। हेगेल भाववादी थे। द्वंद्ववाद को आगे बढ़ने में हेगेल के योगदान की चर्चा करते हुए एंगल्स ने लिखा, सबसे पहले संपूर्ण संसार प्राकृतिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक को एक प्रक्रिया के रूप में पेश किया। फिर भी इस महत्वपूर्ण कारनामे के बावजूद
हेगेल ने इस विकास की तरक्की को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा। वो पूरी तरह भाववादी थे। भाववाद को आधार मानने की वजह से वो आत्मा निरंकुश विचार की भूल भुलैया में फंसते चले गए। हेगले का कहना था कि निरंकुश विचार ही सारे संसार का आधार और सार है। एंगल्स ने हेगले के बारे में लिखा है, हेगेल भाववादी थे, यानी उनके लिए दिमाग के विचार वास्तविक चीजों और प्रक्रियाओं के कमोबेश भाववाचक प्रतिबिंब नहीं थे, वरन इसके विपरीत उनके लिए चीजें और उनका विकास किसी उस विचार तत्व के ही गोचर रूप थे जिसका अस्तित्व इस संसार के पहले ही कहीं ना कहीं अवश्य था। मार्क्स और एंगल्स के अनुसार दुनिया के विकास का आधार पदार्थ है। मार्क्स और एंगल्स ने दुनिया के विकास का आधार विचार या आत्मा या भगवान को नहीं माना, बल्कि उनके नजदीक प्रकृति का आधार तत्व या पदार्थ को माना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विचार या भाव खुद भौतिक जगत की देन है, जो इंसान के दिमाग में विचार के रूप में जाहिर होते हैं। संक्षेप में मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद बाह्य संसार और मानवीय चिंतन दोनों की ही गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। केवल ये ही नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखने वाले मार्क्स और एंगल्स इस नतीजे पर पहुंचे कि द्वंद्ववाद और भौतिकवाद का चोली दामन का साथ है और प्रकृति को ठीक तौर पर समझने के लिए इन दोनों द्वंद्ववाद और भौतिकवाद को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मार्क्स और एंगल्स का कहना था, भौतिकवाद और द्वंद्ववाद एक दूसरे के बिना अपनी वैज्ञानिक भूमिका अदा नहीं कर सकते। भौतिकवाद तभी वैज्ञानिक और सुसंगत हो सकता है यदि वो द्वंद्वात्मक, और इसी तरह द्वंद्ववाद भी तभी विशुद्ध वैज्ञानिक हो सकता है यदि वो भौतिकवादी हो। इससे पहले कि हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, कुछ शब्द भौतिकवाद के बारे में भी कहना जरूरी है। भौतिकवाद का संक्षिप्त इतिहास। प्राचीन काल में भौतिकवादी विचारों का जन्म। पूंजीवाद के उदय के साथ भौतिकवादी विचारों को भी फलने फूलने का मौका मिला। सामंती युग की कट्टरता और कठमुल्लापन से दबी हुई भौतिकवादी विचारधारा ने 18वीं और 19वीं सदी में तेजी से तरक्की की। लेकिन इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भौतिकवादी विचार इन्हीं युगों की देन है। वास्तव में भौतिकवादी विचारों के अंकुर प्राचीन युग में फूटे थे। प्राचीन काल में यूनान में कई प्रचंड विद्वान हुए जो भौतिकवादी थे। डेमोक्रेटिक्स और एपिक्यूरस चोटी के भौतिकवादी विचारक माने जाते हैं। रोम, इटली के लुक्ट्रिस को भी प्राचीन युग के भौतिकवादी विचारकों में एक विशेष स्थान हासिल है। प्राचीन भारत में भौतिकवादी विचारधारा लोकायत के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन भारत में भी भौतिकवादी विचारों की कलियां महकी। भारतीय भौतिकवाद का संस्थापक बृहस्पति को समझा जाता है। वो ऋग वैदिक युग में हुए। बृहस्पति पदार्थ को ही अंतिम यथार्थ समझते थे। प्राचीन भारत के दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का मत है कि प्राचीन भारत में भौतिकवादी विचारधारा लोकायत के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोकायत ने आध्यात्मवाद को चुनौती दी। प्राचीन भारत के भौतिकवादी विचारों ने कर्म और आवागमन की खोखली बातों को बिल्कुल नहीं माना। इसी तरह प्राचीन चीन में भी भौतिकवादी विचारक हुए जो संसार को भगवान की देन नहीं समझते थे और पदार्थ को प्रकृति का आधार मानते थे। वो आत्मा और परमात्मा पर एकदम विश्वास नहीं रखते थे। वांग चुंग के अनुसार हर चीज का स्रोत भौतिक तत्व है। प्राचीन चीन के विचारकों में लाओ त्सु, जो 6वीं या 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुए, और वांग चुंग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लाओ त्सु ताओवाद के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने लिखा कि चीजें अपने ढंग से पैदा होती हैं और बदलती हैं। दूसरी मुख्य बात वो कहते थे कि वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। वांगचुंग सूफीवाद और भाववाद के खिलाफ थे। उनका कहना था कि दुनिया की हर चीज का स्रोत भौतिक तत्व है। सामंत काल में भौतिकवाद को अनुकूल वातावरण नहीं मिला और इसकी प्रगति को धक्का लगा। प्राचीन युग में इस तरह भौतिकवाद ने काफी प्रगति की, लेकिन सामंतवाद के उदय के साथ मध्यकाल में भौतिकवादी विचारों को फैलने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिला। चारों ओर इस काल में धार्मिक अंधवाद का अंधेरा छाया हुआ था। फिर भी इस काल में ब्रूनो, होब्स और स्पिनोजा आदि ने भौतिकवाद को किसी न किसी रूप में जीवित रखा।
लेकिन सामंती युग में राज्य और चर्च दोनों ही हर उस विचार को कुचल देना चाहते थे जो वैज्ञानिक समझ पर आधारित हो। जाहिर है कि भौतिकवादी विचारकों को भी तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती थी। ब्रूनो को 8 साल तक जेल में सड़ना पड़ा, लेकिन इससे भी सरकार और पादरियों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। अत्याचारों के बावजूद ब्रूनो को वो झुका नहीं सके और उन्होंने उसको जीवित जलाकर ही दम लिया। जुल्म सच्चाई को खत्म नहीं कर सकता। सामंती दौर के दम तोड़ने के बाद जब पूंजीवाद का उदय हुआ तो भौतिकवाद ने फिर फूलना फलना शुरू किया। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में कई भौतिकवादी विचारकों ने जन्म लिया। इनमें से कुछ नाम ये हैं: ला मैत्री, हेल्विटस, डिड्रोट और फायरबाख। फायरबाख का कथन था, धर्म मनुष्य को अपने आप से अलग करता है। वो मनुष्य अपने सामने अपने प्रतिवादी के तौर पर ईश्वर को ला रखता है। ईश्वर वो है जो कि मनुष्य नहीं, मनुष्य वो है जो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर और मनुष्य दो विरोधी छोर हैं। धर्म मनुष्य को अपने आप से अलग कराता है। फायरबाख ये भी कहते हैं, इंसान महल और झोपड़ी में अलग अलग तरह से सोचता है। अगर आपके पास भूख और तंगहाली की वजह से शरीर के अंदर कोई चीज ना हो तो आपके दिमाग और दिल में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। मार्क्स और एंगेल्स ने द्वंद्ववाद और भौतिकवाद को मिलाकर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पेश किया जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। फायरबाख के विचार भौतिकवादी विचारधारा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता की कमी थी और ये इस कारण से था कि वो पूरी तरह से वैज्ञानिक समझ नहीं रखता था। इस कमी को मार्क्स और एंगेल्स ने न केवल दूर किया बल्कि इसका नाता द्वंद्ववाद से जोड़ दिया। द्वंद्ववाद का भौतिकवाद से ये वैज्ञानिक संबंध द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रसिद्ध है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। मार्क्स और एंगेल्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में पेश किया। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति का एक संगठित व्यवस्था है जहां चीजें एक दूसरे के साथ अटूट रिश्ता रखती हैं। ये चीजें एक दूसरे पर आधारित भी हैं और एक दूसरे पर प्रभाव भी डालती हैं। एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति के रूप और उसकी गति को वैज्ञानिक नजर से देखता है। इसके अनुसार प्रकृति का एक ढेर का नाम नहीं जहां चीजें किसी समय अचानक एक दूसरे से घुल मिल गई हों। न ही प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं के आपसी संबंधों में अराजकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताता है कि जो चीजें प्रकृति में पाई जाती हैं, वो न एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उनमें आपसी तालमेल है, बल्कि उनका एक दूसरे के साथ आधारभूत संबंध है। प्रकृति में पाई जाने वाली चीजें न केवल एक दूसरे का अभिन्न अंग हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ आंगिक हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली चीजें न केवल एक दूसरे के साथ आंगिक नाता रखती हैं, बल्कि ये एक दूसरे पर आधारित भी हैं, क्योंकि ये वस्तुएं आंगिक और आधारित चरित्र रखती हैं। इसी वजह से ये एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति को खुद अपना रचयिता समझता है, न कि परमात्मा या विचार को। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति की रचयिता खुद प्रकृति है, जिसका आधार भौतिक है। इसीलिए सिद्धांत में किसी ऊपरी शक्ति, परमात्मा, आत्मा या निरंकुश विचार का कोई स्थान नहीं। मार्क्सवादी विचारकों का मत है कि प्रकृति को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी तरीके से देखने के बाद हजारों साल से चल रहे रूढ़िवादी विचारों के महल गिर जाते हैं और इंसान को ये समझने में देर नहीं लगती कि जिस प्रकृति को वो भगवान, आत्मा वगैरह की देन समझता है, वो हकीकत नहीं। प्रकृति का भौतिक आधार मानने के बाद मनुष्य उसको समझ सकता है और अपने अनुकूल बनाने के लिए कदम उठा सकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति गतिशील और परिवर्तनशील है, जहां पुरानी चीजों की जगह नई चीजें लेती जाती हैं। 2. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दूसरी विशेषता ये है कि वो प्रकृति का भौतिक आधार बताने के बाद इसको ठहरा हुआ यानी गतिहीन नहीं समझता। इसकी मान्यता है कि प्रकृति की गतिविधि लगातार जारी है और न केवल ये हरकत में रहती है, बल्कि इसमें बराबर तब्दीली होती रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लगातार गतिशीलता और परिवर्तन प्रकृति की एक मुख्य विशेषता है।
प्रकृति में गतिविधि और परिवर्तन होने की वजह से नई चीजें पैदा होती रहती हैं, जो पुरानी चीजों की जगह लेती रहती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रकृति स्थिरता का नहीं बल्कि गतिशीलता का नाम है, जहाँ पुरानी चीजों की जगह नई चीजें स्वतः ही आ जाती हैं। इस विषय में एंगल्स ने ये विचार रखे हैं। पूर्ण प्रकृति छोटी सी चीज को लेकर बड़ी चीज तक, रेत को कण से सूरज तक, प्रोटिन्स्टा प्राइमरी जीव सेल से आदमी तक लगातार वजूद में आने और वजूद से बाहर जाने, लगातार परिवर्तन में न रुकने वाली तब्दीली की दशा में है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति का विकास किसी बाहरी शक्ति या भगवान पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इसका आंगिक चरित्र होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताता है कि प्रकृति के विकास की विधि आंगिक रूप से होती है, यानी प्रकृति का विकास किसी बाहरी शक्ति या भगवान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका विकास उसकी अपनी गति और परिवर्तन का नतीजा है। लेकिन परिवर्तन एक ही रफ्तार से नहीं होता और उसका एक ही चरित्र नहीं होता। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, मात्रिक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। प्रकृति में दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मात्रिक और गुणात्मक। प्रकृति में धीमी रफ्तार से अति सूक्ष्म मात्रिक परिवर्तन होता है, लेकिन फिर एक जगह पर पहुंचकर मात्रिक परिवर्तन छलांग लगाकर गुणात्मक परिवर्तन को जन्म देता है। गुणात्मक परिवर्तन होने के बाद वस्तु या घटना का अपना पहला स्वरूप बदल जाता है और उसमें बुनियादी तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर पानी को ले लीजिए और उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए। पानी गर्म होता रहेगा, लेकिन तापमान पर पहुंचकर पानी भाप में बदल जाता है। गर्म पानी से भाप में बदल जाना एक गुणात्मक परिवर्तन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अंतर विरोधी शक्तियों को स्वीकार करता है, जिनके लगातार संघर्ष की वजह से प्रकृति का विकास होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति की चीजों और घटनाओं में निहित अंतर विरोधी शक्तियों को मानता है। इसके अनुसार विकास यानी पुरानी चीजों की जगह नई चीजों को वजूद में लाना अंतर विरोधी शक्तियों के संघर्ष का नतीजा है। अंतर विरोधी शक्तियां न केवल हमेशा एक दूसरे से टकराती रहती हैं, बल्कि एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी रखती हैं। मिसाल के तौर पर शरीर के सेलों को ले लें। पुराने सेल खत्म होते रहते हैं और इसी प्रक्रिया में जीवन चलता रहता है। यदि इनमें से एक प्रकार के सेलों को निकाल दिया जाए तो जीना असंभव हो जाए। इसीलिए विरोधी शक्तियों में मार्क्सवादी विचारक एकता के सिद्धांत को मानते हैं, जिसे विरोधी शक्तियों की एकता कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रस्थापना है कि चेतना खुद पदार्थ का प्रतिबिंब है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मैटर या पदार्थ, प्रकृति और वजूद को एक न झुटलाई जाने वाली हकीकत समझता है, जिसका विकास चेतना, आत्मा या विचार पर आधारित नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार मैटर पहली या प्राइमरी चीज है और इसके बाद चेतना या विचार का स्थान है। दूसरे शब्दों में चेतना खुद मैटर का प्रतिबिंब है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति या विश्व को एक रहस्य नहीं समझता। इसके अनुसार प्रकृति की कोई चीज भी रहस्यात्मक नहीं। प्रकृति के विकास के अपने नियम या कानून हैं, जिनको जाना और समझा जा सकता है। ये हो सकता है कि आज कुछ चीजों के बारे में बहुत कम या थोड़ी जानकारी हो, लेकिन अंत में वैज्ञानिक खोज किसी भी रहस्य को नहीं रहने देगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति को एक रहस्य नहीं मानता, बल्कि इसकी हर चीज को समझना अपना लक्ष्य समझता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस बात का खंडन करता है कि प्रकृति भगवान की माया है और वही इसको जानता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार मनुष्य सर्वप्रथम है और उसकी समझ से कोई चीज बाहर नहीं, यदि उसमें सच्चाई को ढूंढने की लगन हो। 2. ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा मानव समाज को जानने और समझने का नाम ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मार्क्स और एंगल्स की समझ और खोज केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तक ही सीमित नहीं है। उनके सामने मुख्य प्रश्न समाज को बदलने का था। पीड़ा और शोषण से भरे हुए समाज का बुनियादी परिवर्तन
वो अपना मुख्य लक्ष्य समझते थे। लेकिन ये एक कठिन काम था जिसका आधार उनकी नेक आरजू नहीं हो सकती थी। मार्क्स और एंगल्स के सामने सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये और रॉबर्ट ओवेन के काल्पनिक विचारों की नाकामयाबी थी, जो अपने विचारों में भावुक अधिक और वैज्ञानिक कम थे। समाज को बदलने और इंसान के जीवन को सुखी बनाने के लिए मार्क्स और एंगल्स एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की खोज को अत्यंत आवश्यक समझते थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थापना से उनका ये काम आसान हो गया। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो दृष्टिकोण प्रकृति को समझने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, क्यों ना इसको मानव समाज की गुत्थियां सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मार्क्स और एंगल्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा समाज के उदय, विकास और उपलब्धियों को समझने का प्रयास किया और इसी को यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर समाज को जानने और समझने को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मान्यता है कि समाज का विकास एक भौतिक प्रक्रिया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मानव समाज को किसी दैवी शक्ति की देन के रूप में नहीं देखता और न ही इसके विकास में भगवान, आत्मा और चेतना की मुख्य भूमिका समझता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की नजर में समाज का विकास एक भौतिक प्रक्रिया है जो लगातार होती रहेगी, चाहे कोई इसको समझे या नहीं। ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज को एक अखंड व्यवस्था समझता है जिसके नियम एक दूसरे पर आधारित हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज को भानुमति का पिटारा नहीं समझता, बल्कि उसको एक अखंड व्यवस्था के रूप में देखता है और उन नियमों का अध्ययन करता है जिनका आधार भौतिक है और जो समाज के कार्य और विकास को शासित करते हैं। समाज के विकास के नियम अलग थलग न होकर एक दूसरे से अटूट रिश्ता रखते हैं और एक दूसरे पर आधारित हैं। ये नियम एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते रहते हैं। मार्क्स और एंगल्स ने इन नियमों को एक रहस्य के रूप में नहीं देखा और वो किसी तरह ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि समाज भगवान की माया है और वो ही इसको समझता है। इसके विपरीत उनका कहना था कि समाज के विकास के नियम अपने भौतिकवादी चरित्र के कारण जाने और समझे जा सकते हैं। केवल यही नहीं, बल्कि नियमों को जाने बिना समाज को समझना या बदलना मुमकिन नहीं। ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के विकास का आधार उत्पादन पद्धति समझता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मानव समाज के विकास के नियमों का आधार उत्पादन पद्धति को मानता है, जिसकी एक निर्णायक भूमिका है। अफनास्यव ने अपनी पुस्तक मार्क्सवादी दर्शन में लिखा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य विशेषता ये मान्यता है कि उत्पादन पद्धति समाज के विकास में निर्णायक भूमिका अदा करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस तरह की उत्पादन की पद्धति होगी, उसी तरह उस पर खड़े समाज का स्वरूप होगा और उसी के अनुकूल उसकी विकास की गति। उत्पादन पद्धति को अलग करके समाज के चरित्र या उसके विकास को नहीं समझा जा सकता। ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज की गतिविधियों का केंद्र बिंदु इंसान को मानता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार समाज की गतिविधियां का केंद्र बिंदु इंसान है, जिसकी सबसे पहली जरूरत अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इंसान को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खाना, कपड़ा, घर और इसी तरह की जरूरी अन्य चीजें चाहिए। यदि ये चीजें उसको प्राप्त न हो तो इंसान अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसीलिए इंसान इन भौतिक वस्तुओं को बनाने में हजारों सालों से लगा हुआ है। इंसान के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना इसीलिए मुमकिन है क्योंकि वो उत्पादन करने की क्षमता रखता है। ये वही क्षमता है जो इंसान को जानवरों से अलग करती है। जानवर अपने खाने के लिए उत्पादन नहीं करते, लेकिन इंसान को ऐसा करना पड़ता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार इंसान जो उत्पादन या पैदावार करता है, उसके लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। एक, उत्पादन के लिए श्रम वस्तुओं का होना बेहद जरूरी है। उत्पादन बिना श्रम वस्तुओं के नहीं हो सकता। श्रम वस्तुएं वो सब भौतिक वस्तुएं हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं और जिन पर इंसान अपनी श्रम शक्ति को लगाकर इस्तेमाल के लिए पैदा करता है। श्रम की वस्तुएं हैं लकड़ी, कोयला, खनिज, लोहा वगैरह वगैरह। उत्पादन बिना औजारों के नहीं हो सकता। दो, उत्पादन के लिए श्रम वस्तुओं के अलावा श्रम औजारों, उपकरणों का होना आवश्यक है। श्रम के औजार मानव इतिहास में समय समय में बदलते गए हैं।
शुरू के युग में अर्थात आदिम समाज में तीर कमान, भाला, कुल्हाड़ी इत्यादि इंसान के औजार थे। आधुनिक युग में मशीनों का प्रयोग श्रम वस्तुओं पर उत्पादन के लिए होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, लोग यांत्रिक, भौतिकीय और रासायनिक शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए जिन चीजों की मदद से श्रम की वस्तुओं को प्रभावित या रूपांतरित करते हैं, उन सबको श्रम के औजार कहते हैं। 3. मनुष्य उत्पादन का आवश्यक अंग है। उत्पादन के लिए श्रम वस्तुओं और श्रम औजारों के साथ सबसे महत्वपूर्ण तत्व श्रमिक है। इंसान यदि अपनी श्रम शक्ति उत्पादन की प्रक्रिया में न लगाए तो उत्पादन नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी मशीनें बेकार हो जाएं यदि इंसान उनमें अपना हाथ नहीं लगाए। इंसान में ही औजारों को बनाने और उनका प्रयोग करने और भौतिक उत्पादन का संगठन करने की क्षमता है। इसीलिए मनुष्य उत्पादन का जरूरी अंग है। इस तरह हम देखते हैं कि उत्पादन के लिए श्रम वस्तुएं, श्रम औजार और श्रमिक का होना आवश्यक है। इस बात को कुर्सी का उदाहरण देकर भी समझाया जा सकता है। कुर्सी में श्रम वस्तु है लकड़ी, लेकिन लकड़ी अपने आप कुर्सी नहीं बन सकती। इसको बनाने के लिए श्रम औजारों जैसे रंदा, आरी और हथौड़ी वगैरह की जरूरत होती है। लेकिन लकड़ी, श्रम वस्तु और रम औजार मिल भी जाएं तब भी कुर्सी नहीं बन सकती, जब तक कि बढ़ई अपनी श्रम शक्ति इसमें नहीं लगाता। दूसरे शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया वगैरह श्रम वस्तुओं, श्रम औजारों और श्रमिकों के बिना नहीं हो सकती। श्रम साधन और औजारों के योग को उत्पादन साधन कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया के सिलसिले में कुछ और बातों को भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हम श्रम के साधनों को लेंगे। श्रम के साधन हैं इमारतें, गोदाम, रेल, बिजली, नहरें आदि। यदि श्रम के साधनों और श्रम के औजारों को मिला दिया जाए तो इनको उत्पादन के साधन कहा जाएगा। इंसान जब अपने श्रम, हुनर और अनुभव के साथ उत्पादन साधनों में लगता है तो उत्पादन शक्तियों का जन्म होता है। दूसरी बात उत्पादक शक्तियों के बारे में है। समाज द्वारा निर्मित उत्पादन साधन और इन साधनों को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त लोग समाज की उत्पादक शक्तियां कहलाते हैं। उत्पादक शक्तियां समाज और प्रकृति के भौतिक संबंधों का चरित्र निरूपण करती हैं। उनके विकास का स्तर इस बात का द्योतक होता है कि मनुष्य ने प्रकृति को किस हद तक अपने वश में किया हुआ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादन साधन और श्रमिक अपने हुनर, ज्ञान और अनुभव के साथ मिलकर उत्पादक शक्तियों को जन्म देते हैं। उत्पादन के दौरान इंसान एक दूसरे से जो रिश्ते कायम करते हैं वो उत्पादन संबंध कहलाते हैं। तीसरी बात उत्पादन संबंध के बारे में है। मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार उत्पादन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से लोग मिलकर चीजों का उत्पादन करते हैं। इन चीजों को बनाने की प्रक्रिया में लोग एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं जो उत्पादन संबंध कहलाते हैं। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के लिए इंसान एक दूसरे के साथ निश्चित संसर्ग एवं संबंध कायम करते हैं। उत्पादन संबंधों का स्वरूप बुनियादी तौर पर उत्पादक शक्तियों से जुड़ा रहता है। उत्पादक शक्तियां ही उत्पादन संबंधों को निर्धारित करती हैं। फिर भी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उत्पादन संबंध मिट्टी के माधव होते हैं, बल्कि वो खुद भी हरकत में रहते हैं और उत्पादक शक्तियों पर सक्रिय तौर से असर डालते हैं। अपन्या से इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं, उत्पादन संबंध और उत्पादक शक्तियों के योग को उत्पादन पद्धति कहा जाता है। उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों पर आधारित होते हैं, पर वो स्वयं भी निष्क्रिय नहीं रहते। वो उत्पादन शक्तियों पर सक्रिय प्रभाव डालते हैं और ऐसा करते हुए उनके विकास को तेज या मंद करते हैं। उत्पादन शक्तियों की प्रकृति से मेल खाने वाले प्रगतिशील नए उत्पादन संबंध सामाजिक उत्पादन के विस्तार को तेज करते और उत्पादक शक्तियों के विकास में प्राथमिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दूसरी ओर उत्पादक शक्तियों के विकास से पिछड़े हुए पुराने उत्पादन संबंध उनकी अग्रगति में रुकावट डालते हैं। उत्पादन संबंध और उत्पादक शक्तियों का योग उत्पादन पद्धति कहलाती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा है कि उत्पादन पद्धति समाज के विकास में निर्णायक होती है। मानव समाज के विकास का इतिहास उत्पादन पद्धति में भिन्न अवस्थाओं में बुनियादी परिवर्तन आने की कहानी है। मार्क्स और एंगेल्स की मान्यता है कि उनके
उनके समय तक का इतिहास कई उत्पादन पद्धतियों को देख चुका है। वो है 1. आदिम सामुदायिक उत्पादन पद्धति, 2. दास मूलक उत्पादन पद्धति, 3. सामंती उत्पादन पद्धति, 4. पूंजीवादी उत्पादन पद्धति। किसी भी उत्पादन पद्धति में सबसे पहले औजारों से परिवर्तन होना शुरू होता है। उत्पादन पद्धति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? किस तरह एक पद्धति का स्थान दूसरी पद्धति ले लेती है? ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार उत्पादन पद्धति के अंदर सबसे पहले परिवर्तन औजारों में होना शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन शक्तियां प्रभावित होती हैं और नया चरित्र धारण करना शुरू कर देती हैं। इन्हीं के साथ साथ उत्पादन के नए संबंधों के लिए भूमि महत्वपूर्ण होनी शुरू हो जाती है। फिर उत्पादक शक्तियां और उत्पादन संबंधों में हो रहे परिवर्तन एक मंजिल पर पहुंचकर एक बिल्कुल नया चोला धारण कर लेते हैं, जो बुनियादी तौर पर उनके पिछले स्वरूप से भिन्न होता है। उत्पादन पद्धति समाज का बुनियादी या आर्थिक ढांचा भी कहलाती है। उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंधों में बुनियादी परिवर्तन होने की वजह से चल रही उत्पादन पद्धति में भी मौलिक परिवर्तन आना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि उत्पादन पद्धति नाम है उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के कुल योग का। इस तरह पुरानी उत्पादन पद्धति की जगह पर एक नई उत्पादन पद्धति विकसित होती है और जो अपने स्वरूप में पुरानी उत्पादन पद्धति से बुनियादी तौर पर भिन्न होती है। उत्पादन पद्धति समाज का बुनियादी या आर्थिक ढांचा भी कहलाती है। आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन होने के बाद समाज का पूरा चोला ही बदल जाता है। समाज की पूरी सामाजिक व्यवस्था और संबंध सामाजिक और राजनीतिक विचारों और संस्थाओं में उत्पादन पद्धति के बदलने के बाद मूलभूत परिवर्तन जरूरी होता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक संबंध उत्पादन शक्तियों से जुड़े हुए हैं। नई उत्पादक शक्तियों के अर्जन में मनुष्य अपनी उत्पादन पद्धति बदल देते हैं। अपनी उत्पादन पद्धति बदलने से, अपनी जीविकोपार्जन की प्रणाली बदलने से वो तमाम सामाजिक संबंध बदल देते हैं। हाथ की चक्की वो समाज बनाती है जिसमें प्रभुत्व सामंत का होता है। भाप से चलने वाली चक्की वो समाज बनाती है जिसमें प्रभुत्व औद्योगिक पूंजीपति का होता है। एंगल्स ने इस संबंध में अपने विचार इस तरह रखे हैं। मनुष्य नई उत्पादक शक्तियों के अर्जन में अपनी उत्पादन पद्धति बदल डालते हैं। आर्थिक उत्पादन से प्रत्येक ऐतिहासिक युग के समाज का ढांचा बनता है। यह ढांचा और आर्थिक उत्पादन दोनों मिलकर उस युग के राजनीतिक और बौद्धिक इतिहास का आधार बनते हैं। मार्क्स ने बहुत ही अच्छे ढंग से इन शब्दों में उत्पादक शक्तियां, उत्पादन संबंधों, उत्पादन पद्धति और उनके आधार पर खड़े हुए समाज की भूमिका पर प्रकाश डाला है। उत्पादन संबंध इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। मनुष्य जो सामाजिक उत्पादन करते हैं उसमें वो ऐसे निश्चित संबंध स्थापित करते हैं जो अनिवार्य और उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। ये उत्पादन संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित अवस्था के अनुकूल ही होते हैं। इन उत्पादन संबंधों का योग ही समाज का वो ढांचा है, वो असली नींव है जिस पर राजनीति और कानून की भारी इमारत खड़ी होती है। उसी ढांचे के अनुरूप सामाजिक चेतना के विभिन्न रूप भी निश्चित होते हैं। भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति साधारण रूप से सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन क्रम को निश्चित करती है। मानव की चेतना उसकी सत्ता को निश्चित नहीं करती, इसके विपरीत उसकी सत्ता ही उसकी चेतना को निश्चित करती है। अपने विकास की एक नियत अवस्था तक पहुंच जाने के बाद समाज में पुराने उत्पादन संबंधों से उत्पादन की भौतिक शक्तियों की मुठभेड़ होती है। इसी बात को कानूनी भाषा में यूं कह सकते हैं कि संपत्ति के जिन संबंधों में पहले वो शक्तियां काम करती रही हैं, उनसे उनकी मुठभेड़ होती है। ये उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के विकास के विभिन्न रूप न रहकर अब उनके बंधन हो जाते हैं। उसके बाद सामाजिक क्रांति का युग आरंभ होता है। आर्थिक ढांचा बदलने से उस पर बनी हुई वो भारी भरकम इमारत भी बहुत कुछ जल्दी ही बदल जाती है। इस तरह के परिवर्तन पर विचार करते हुए एक भेद अवश्य समझ लेना चाहिए। उत्पादन की आर्थिक परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन के साथ राजनैतिक, कानूनी और अन्य विचारों में भी परिवर्तन होता है। एक तो उत्पादन की आर्थिक परिस्थितियों में
भौतिक परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रकृति विज्ञान की सही नापतोल की तरह आंक सकते हैं। दूसरा परिवर्तन कानूनी, राजनैतिक, धार्मिक, भाव प्रधान या दार्शनिक, संक्षेप में सैद्धांतिक रूपों का होता है, जिनमें मनुष्य संघर्ष के प्रति सचेत होते हैं और निपटारे के लिए युद्ध करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हम अपनी धारणा इस बात से नहीं बनाते कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। इस तरह संक्रांति युग की अपनी चेतना के बल पर हम उसे नहीं परख सकते। इसके विपरीत इस चेतना की व्याख्या हम भौतिक जीवन की असंगतियों के आधार पर करेंगे, उस विद्यमान संघर्ष के बल पर करेंगे जो समाज की उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों में हो रहा है। समाज व्यवस्था में उत्पादक शक्तियों के विकास की जितनी संभावना होती है, उसके अनुसार जब तक वो विकसित नहीं हो लेती, तब तक वो समाज व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती। और उत्पादन के नए और उच्चतर संबंध तब तक प्रकट नहीं होते जब तक कि उनकी सत्ता के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियां पुरानी समाज व्यवस्था के गर्भ में ही पुष्ट नहीं हो जाती। इसीलिए मानव जाति अपने सामने ऐसे ही कार्य सदा रखती है जिन्हें वो कर सकती है, क्योंकि इस बात को और ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि ये कार्य तभी उत्पन्न होते हैं जब उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान होती है या कम से कम तैयारी में होती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के संबंध में कुछ मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करने के बाद हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज के विकास के दौरान जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं वजूद में आई, उन पर प्रकाश डालेंगे। ये हैं: 1. आदिम सामुदायिक समाज, प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी। 2. दास मूलक समाज, स्लेव सोसाइटी। 3. सामंती समाज, फ्यूडल सोसाइटी। 4. पूंजीवादी समाज, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। 5. समाजवादी समाज, सोशलिस्ट सोसाइटी। 1. आदिम सामुदायिक समाज या आदिम समाज। आदिम सामुदायिक समाज का उदय इंसान के वजूद में आने के बाद लगभग 40,000 साल पहले शुरू हुआ। इस युग में इंसान अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए शिकार करता था और उसके लिए वो पत्थर, सींग और हड्डी के औजारों जैसे कुल्हाड़ी, भाला, छेनी, चाकू, बर्छी और मछली पकड़ने का कांटा आदि का प्रयोग करता था। आदिम समाज में जीवन सरल था और लोग शिकार और खेतीबाड़ी करके सबका पेट भरते थे। पैदावार के साधनों पर सामूहिक अधिकार था। क्योंकि वो मानव के द्वारा भौतिक उत्पादन करने की पहली मंजिल थी, इसीलिए उनके बनाए हुए औजारों में सफाई नहीं थी और ये भौंडे होते थे। पर समय के साथ साथ जब इंसान की आवश्यकताएं बढ़ी तो उसने इन औजारों को बेहतर बनाने का ध्यान दिया। फलतः इनमें सुधार आने लगा। यही नहीं बल्कि नए औजारों जैसे कि तीर, कमान, नाव आदि का भी प्रयोग होने लगा। इसी दौर में इंसान को आग जलाना भी आ गया। आगे चलकर पौधे लगाना और खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। फिर पशुपालन की ओर भी इंसान का ध्यान गया और जंगली पशुओं को पालतू बनाकर उनसे काम किया जाने लगा। आदिम कबायली व्यवस्था में शासकों और शासितों के लिए कोई स्थान नहीं था। आदिम सामुदायिक व्यवस्था में जीवन बहुत सीधा साधा था। जो भी शिकार आता था या खेती बाड़ी से मिलता था वो आपस में बांट लिया जाता था। आदिम समाज में सब काम करते थे और जो उनकी मेहनत का फल होता था वो सबके हिस्से में आता था। इस तरह ये समाज ना तो हरामखोरों का समाज था और न इसमें इंसान के द्वारा इंसान का शोषण संभव था। एंगल्स ने लिखा है, कबायली व्यवस्था की श्रेष्ठता ये थी कि उसमें शासकों और शासितों के लिए कोई स्थान नहीं था। आदिम समाज में पैदावार की रफ्तार बहुत धीमी थी। आदिम समाज स्थायी नहीं था। समाज के विकास के नियम उस पर भी लागू थे और इसमें भी परिवर्तन होना आवश्यक था। हाँ, ये बात ठीक है कि आदिम समाज में विकास की गति बहुत ही धीमी थी, फिर भी लगातार उत्पादक शक्तियां आगे बढ़ रही थी। न केवल पत्थर, हड्डी और सींग के हथियार बेहतर होते गए, बल्कि धातु के औजारों का उत्पादन शुरू होने लगा, जिसका प्रभाव उत्पादन की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण ढंग से पड़ा। उत्पादन धातु के औजारों के प्रयोग में आने के बाद पहले से कहीं अधिक होने लगा। इसी समय निजी संपत्ति वजूद में आई। कुछ लोग मालिक बन बैठे बाकी गुलाम या दास कहलाए।
जहाँ सब लोग मेहनत करके उत्पादन करते थे और आपस में बांट कर खाते थे, उस जगह पर कुछ लोग मुफ्त का खाने लगे, जिनके लिए अन्य लोगों यानी गुलामों को दिन रात मेहनत करके पैदा करना पड़ता था। यहाँ से इंसान के द्वारा इंसान के शोषण का दौर शुरू हुआ और ये नया दौर था दास मूलक समाज। दास मूलक समाज या दास समाज। दास समाज में निजी संपत्ति की शुरुआत हुई, जिसने इंसान को मालिक और गुलाम में बांट दिया। दास मूलक समाज की मुख्य विशेषताएं थी निजी जायदाद का वजूद में आना, पैदावार के साधनों पर कुछ लोगों यानी मालिकों का अधिकार और मेहनत करने वाले गुलामों का बर्बर शोषण करके अपने लिए उत्पादन करवाना। इस तरह आदिम समाज का आजाद इंसान जो समानता और शोषण से मुक्त वातावरण में रह रहा था, अब वो गुलाम था। उसके कोई अधिकार नहीं थे। उसका जीना मरना मालिक की दया पर था। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। मार्क्स ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, अगर प्राचीनों की पदावली का प्रयोग किया जाए तो इस समाज में श्रमिक पशुओं और औजारों से इसी मायने में भिन्न होता है कि वो बोलने वाला यंत्र है। पशु अपनी तरह का बोलने वाला यंत्र है और औजार अनबोल या मूक यंत्र है, मगर वो खुद ही पशुओं और औजारों को ये एहसास करा देता है कि वो उन दोनों में से एक भी नहीं बल्कि इंसान है। दास समाज ने श्रमिकों को शोषण, असमानता और पशु समान जीवन दिया। गुलामों से खेती बाड़ी, नहर खोदने, भवन मकान और सड़कें बनाने आदि का काम लिया जाता था। दूसरे शब्दों में समाज की सभी श्रमिक गतिविधियां उनके ही द्वारा होती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसको मुश्किल से जीने लायक खाना मिलता था और जो वो उत्पादन करता था उसका मजा उड़ाता था मालिक वर्ग। दास समाज के आने के बाद इस तरह मानव समाज में पहली बार अमानुषिक संबंध पैदा हुए। मेहनत करने के लिए शोषण था, असमानता थी और पशु समान जीवन। दास व्यवस्था में हल में लगाने के लिए लोहे के फाल का आविष्कार हुआ। एक ओर दास समाज में दिल दहला देने वाले कठोर संबंध थे तो दूसरी ओर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति भी हुई और हम देखते हैं कि अब तरह तरह की धातुओं के बढ़िया औजार बनने लगे हैं। खास इजाद हल में लगाने के लिए लोहे के फाल की थी। इस आविष्कार ने खेती को बहुत बढ़ावा दिया और दास समाज में नहरें और रहट का इस्तेमाल भी देखने में आने लगा। इन सब चीजों के वजूद में आने के बाद उत्पादन और बढ़ा। अनाज पीसने की चक्कियां भी अब नजर आने लगी। साथ साथ उद्योगों ने भी उन्नति की। धातु से संबंधित औजार व वस्तुएं, कपड़ा व जूता, मिट्टी के बर्तन बनाने के धंधे शुरू होकर विकसित हुए। पानी के जहाज भी बनने लगे जिनसे व्यापार बढ़ा। दास समाज में उत्पादन के संबंध एक मंजिल पर पहुंचकर उत्पादन शक्तियों के सामने रोड़ा बन गए। दास या गुलाम को अमानवीय शोषण के कारण औजारों को बढ़िया बनाने में कोई लगाव बाकी नहीं रहा। इस तरह उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंधों के बीच तीव्र अंतर विरोध बढ़ा, जो गुलामों के हथियार बंद बगावतों से उभर कर आया। बगावतों के फलस्वरूप दास समाज पतनशील हुआ और उसकी जगह सामंती व्यवस्था ने ले ली। इस समाज में मेहनत कश या श्रमिक पूरी तरह गुलाम नहीं था, लेकिन वो अब शोषण की चक्की में पिस रहा था। सामंती समाज। सामंती व्यवस्था के आने के बाद मानव समाज शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर था कि मेहनत करने वालों ने दास समाज के मुकाबले में कुछ अधिकार अवश्य प्राप्त कर लिए। श्रमिक अब अर्ध दास था। सामंती समाज के बारे में अपना स्वयं लिखते हैं, सामंतवाद में उत्पादक शक्तियों का विकास उत्पादन के सामंती संबंधों के कारण सुगम बना। इन संबंधों का आधार ये था कि उत्पादन के साधन सामंती मालिक की मिल्कियत थे, जो अंशतः भूदासों का भी स्वामी था। भूदासों को सामंती मालिकों के लिए काम करना पड़ता था और तरह तरह की बेगार देनी पड़ती थी। सामंती समाज में श्रमिक ने कुछ अधिकार अवश्य प्राप्त किए, लेकिन वो शोषण से छुटकारा नहीं पा सका। सामंती मालिक भूदासों को खरीद और बेच सकते थे, पर भूदासों के जीवन के वो मालिक नहीं थे। दास समाज की ही तरह सामंतवाद में भी उत्पादन संबंध प्रभुत्व और अधीनता के संबंध थे। सामंती सरदारों द्वारा भूदासों के शोषण के संबंध थे। फिर भी ये संबंध दास समाज के मुकाबले में अधिक प्रगतिशील थे, क्योंकि वो एक हद तक उत्पादकों के अंदर अपने श्रम के प्रति दिलचस्पी पैदा करते थे।
किसानों और दस्तकारों के पास अपनी निजी संपत्ति थी। किसान अपने पास भूमि का टुकड़ा, घोड़ा और अन्य जानवर तथा खेती के औजार रख सकता था। दस्तकार के पास अपने औजार या सामान्य यंत्र होते थे। वो सामंती चाकरी को अंजाम देने के बाद अपने हित के लिए काम कर सकते थे। किसानी और दस्तकारी के औजारों और विधियों को सुधारने में उन्हें दिलचस्पी थी। सामंती युग में उत्पादन बढ़ा और विकास की गति कुछ तेज हुई। सामंती युग में विकास की गति आदिम समाज और दास समाज के मुकाबले में तेज थी और इस दौर में उत्पादक शक्तियों का काफी विकास हुआ। सामंती दौर में इंसान ने पानी और हवा की शक्ति का प्रयोग करना सीखा और पनचक्की व हवा चक्की बनने लगी। पालदार जहाज भी देखने में आने लगा। लोहा पीटने की जानकारी, कागज, बारूद, पुस्तक मुद्रण, नए औजार जैसे स्पिनिंग व्हील, रिबन, लूम, ट्विस्टिंग मशीन वगैरह भी इसी सामंती समाज की देन है। सामंती दौर में नगरों का विकास हुआ और नए नए शहर वजूद में आए। व्यापार में भी तेजी बढ़ने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मंडी खड़ी होने लगी। इस तरह मानव समाज की नई नई जरूरतें बढ़ने लगी। लघु स्तर पर उत्पादन की जगह कारखाने बनने लगे, जहां मजदूर एक खासी बड़ी तादाद में काम करते थे। कारखाना उत्पादन का अर्थ था कि नए ढांचे ने सामंतवाद के गर्भ में जन्म ले लिया, जो किसानों और सामंतों के बीच हो रहे हथियारबंद संघर्ष के फलस्वरूप एक मोड़ पर बाहर निकल आया। इस तरह नई उत्पादक शक्तियों के अनुकूल नए उत्पादन संबंध सामंती समाज की लहर पर स्थापित हुए। नवनीत समाज पूंजीवाद समाज था। 4. पूंजीवादी समाज। पूंजीवाद ने उत्पादक शक्तियों को तेजी से बढ़ने का अवसर प्रदान किया और मानव समाज की तरक्की अब उच्च थी। पूंजीवादी समाज के कायम होने के बाद उत्पादक शक्तियां तेजी से, बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तरह तरह की मशीनों का आविष्कार हुआ, जिन्होंने उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। चारों ओर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां फैलने लगी, जिनमें सैकड़ों और हजारों की तादाद में मजदूर काम करते थे। इस दौर के बारे में मार्क्स और एंगल्स ने बहुत जमकर लिखा है। वो इस तेजी से बढ़ते हुए उत्पादन के बारे में लिखते हैं। प्रकृति की शक्तियों का इंसान के अधीनस्थ होना, मशीनें, उद्योग और कृषि में रसायन का प्रयोग, भाप से चलने वाले जहाज, रेल, बिजली से तार भेजा जाना, पूरे के पूरे महादेशों का खेती के लिए साफ किया जाना, नदियों से नहरें निकालना, पूरी की पूरी आबादियों का मानो जादू के जोर पैदा होना। सही बात तो ये है कि मानव समाज ने अपने वजूद में आने के बाद से पूंजीवादी युग के शुरू होने से पहले इतनी उन्नति नहीं की जो इस युग के कुछ ही दशकों में हुई। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद के चमत्कार बेमिसाल थे। आर्थिक प्रगति के बावजूद पूंजीवादी व्यवस्था एक बेरहम व्यवस्था साबित हुई, जहां सब कुछ पैसा हो गया। एक ओर जब उत्पादक शक्तियां फ्रंटियर मेल बनी हुई थी और दनादन भौतिक उत्पादन हो रहा था, तो दूसरी ओर मेहनतकश का नंगे रूप में शोषण जारी रहा। ये ठीक है कि पूंजीवाद के आने के बाद श्रमिक न तो पूरा गुलाम था और न ही अर्ध गुलाम, और वो मालिक या पूंजीपति से व्यक्तिगत रूप से बंधा हुआ नहीं था। श्रमिक या मजदूर रोजगार किसी भी फैक्ट्री में जाकर प्राप्त कर सकता था, लेकिन अपना पेट भरने के लिए उसको काम करना जरूरी था। वो इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा सकता था। पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये था कि वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के बावजूद भी मेहनतकश को जीवन की खुशियों से दूर रखती है। यही नहीं कि मजदूर और पूंजीपति, शोषित और शोषक के बीच में खाई बढ़ती जाती है, बल्कि जो भी मानवता की बूंदें गुजरे हुए जमाने के गर्म झोंकों से बच गई थी, उनको भी ये चट कर जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था का कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नैतिकता नहीं, हर चीज पर भारी है पैसा। मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है, पूंजीवाद ने नग्न स्वार्थ के नगद पैसे कौड़ी के हृदय शून्य व्यवहार के सिवा मनुष्य के बीच और कोई दूसरा संबंध बाकी नहीं रहने दिया। धार्मिक श्रद्धा के आनंद तिरेक को, वीरोचित उत्साह और कूप मंडुकतापूर्ण भावुकता को उसने आना पाई के स्वार्थी हिसाब किताब के बर्फीले पानी में डुबो दिया है। संक्षेप में, धार्मिक और राजनीतिक भ्रमजाल के पीछे छिपे शोषण के स्थान पर उसने नग्न, निर्लज और प्रत्यक्ष पार्श्विक शोषण की स्थापना की है।
20वीं सदी में पूंजीवाद साम्राज्यवादी अवस्था में दाखिल हो गया। मार्क्स और एंगल्स ने पूंजीवाद के बाद समाजवाद के आने की घोषणा की, लेकिन मार्क्स और एंगल्स के समय का पूंजीवाद ज्यों का त्यों नहीं बना रहा। 20वीं सदी के शुरू में पूंजीवाद एक नए चरण, साम्राज्यवाद के चरण में दाखिल हो गया। लेनिन ने पूंजीवाद की बढ़ती हुई इस मंजिल को फौरन समझ लिया। उन्होंने अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था में इसका गंभीर विश्लेषण किया। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंदर 5 मूल विशेषताएं नजर आती हैं। एक, उत्पादन और पूंजी का संकेंद्रण विकसित होकर इतनी ऊंची अवस्था को पहुंच जाए कि आर्थिक व्यवस्था में निर्णायक भूमिका अदा करने वाली इजारेदारियों की सृष्टि हो। 2, बैंक पूंजी का औद्योगिकरण, पूंजी में विलय तथा शासक वर्ग के विशिष्ट तबके वित्तीय धनिक तंत्र का निर्माण। 3, पूंजी का व्यापक निर्यात जो माल के निर्यात से पृथक होता है मगर उसकी गुंजाइश समाप्त नहीं करता। 4, अंतर्राष्ट्रीय इजारेदार समुच्चयों का निर्माण जो अपने बीच संसार का बंटवारा कर लेते हैं। 5, सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच पूरी दुनिया का क्षेत्रीय बंटवारा पूरा हो जाता है तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच संसार के पुनर्विभाजन के लिए संघर्ष चलता रहता है। पूंजीवाद का आखिरी चरण। साम्राज्यवाद की विशेषताओं को बताने के बाद लेनिन को ये समझ कभी नहीं थी कि अब समाजवाद का आना टल गया है, बल्कि उनको साम्राज्यवाद के बाद समाजवाद का आना आवश्यक लगता था। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा था, सर्वहारा ही शोषण से समाज को मुक्ति दिला सकता है। सर्वहारा समाजवादी क्रांति ही मानव जाति को साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी युद्धों द्वारा उत्पन्न किए गए गतिरोध से बाहर निकाल सकती है। क्रांति को चाहे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसे चाहे कितनी क्षणिक संभव पराजयों या प्रतिक्रांति की लहरों से जूझना पड़े, सर्वहारा की अंतिम विजय अवश्यंभावी है। 1917 में रूस की क्रांति ने साबित कर दिया कि पूंजीवाद या साम्राज्यवाद का लुप्त होना एक ऐतिहासिक सत्य है। मार्क्सवादियों के अनुसार देर हो सकती है, लेकिन समाजवाद के आने को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हर देश में यह आएगा। 5, समाजवादी समाज। मार्क्स और एंगल्स ने विस्तार के साथ पूंजीवाद पर जमकर लिखा है, लेकिन आने वाले समाज यानी समाजवाद के बारे में उन्होंने बहुत अधिक नहीं लिखा, और ये स्वाभाविक भी था। उनका युग पूंजीवादी युग था, जिसको वो अपनी आंखों से देख रहे थे, और इसीलिए उनका कलम उसकी बारीक से बारीक बात पर पहुंच गया था। लेकिन आने वाले युग का क्या चरित्र होगा, उसके बारे में उन्होंने इस हद तक ही लिखना मुनासिब समझा, जहां तक वैज्ञानिक तौर पर ठीक था। समाजवाद का लक्ष्य मानव समाज को शोषण से निजात दिलाना है। मार्क्स और एंगल्स और अन्य मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में बढ़ती हुई उत्पादक शक्तियों के रास्ते में उत्पादन संबंध रुकावट बनते जाते हैं, और ये अंतर्विरोध सर्वहारा के इनकलाब के रूप में उभर कर सामने आएगा, जिसका नतीजा होगा पूंजीवादी व्यवस्था से निजात और एक नए समाज का वजूद में आना। ये नई व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है, न कि कुछ लोगों का। समाजवादी व्यवस्था के कायम होने के बाद ऐसा समाज हजारों सालों के बाद मानव इतिहास में नजर आता है, जहां श्रमिक या मेहनतकश को शोषण से निजात मिलती है। उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों से निकलकर उनका समाजीकरण यानी उन पर सार्वजनिक स्वामित्व होने के कारण कोई किसी का शोषण नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्पादन पद्धति का सामाजिक स्वामित्व होने के बाद मेहनतकश का शोषण नहीं हो सकता। एमिल बर्न्स ने लिखा है, समाजवाद की पहली विशेषता ये है कि उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व से निकालकर पूरे समाज के इस्तेमाल किए जाते हैं। परंतु इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है। बात इतनी सी है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होने से उत्पादन रुकता है
उसके कारण मनुष्य के द्वारा निर्मित पूरी उत्पादन शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज की आवश्यकताओं को देखकर होता है, न कि लाभ के लिए। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन लोगों की जरूरत को सामने रखकर किया जाता है, न कि लाभ कमाने के लिए। समाजवादी समाज में शोषण इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि इसमें मेहनत कश करने वाले निठल्लों और हरामखोरों के लिए कोई जगह नहीं। और इस तरह समाजवादी उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के अनुकूल होते हैं। और क्योंकि समाजवादी उत्पादन संबंधों और उत्पादन का शक्तियों में तालमेल रहता है, इसीलिए उत्पादन की रफ्तार बहुत तेज होती है। मार्क्सवादी विचारक इस बात को साबित करने के लिए समाजवादी देशों जैसे रूस, चीन आदि में बढ़ते हुए उत्पादन की मिसाल पेश करते हैं। समाजवादी व्यवस्था के बारे में R.W. रॉबिन्स लिखते हैं, समाजवादी व्यवस्था आदमी के द्वारा आदमी के शोषण की इजाजत नहीं देती। समाजवाद सामाजिक स्थिति का एक दौर है जिसमें पूंजीवाद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसमें आदमी आदमी का शोषण नहीं कर सकता और हर एक सबकी जिंदगी को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए काम करता है। समाजवादी समाज में उत्पादन बढ़ते बढ़ते उस हद तक पहुंच जाएगा जहां पर उसका बंटवारा इंसानों की जरूरतों के अनुकूल होगा। समाज के विकास की इस मंजिल को जहां भौतिक संपदा की इतनी बहुतायत हो जाएगी, मार्क्स और एंगल्स ने ऐसे समाज को साम्यवादी समाज कहा है। साम्यवादी व्यवस्था में कोई वर्ग विशेष नहीं रहेगा, केवल वही होंगे जो काम करते हैं। इंसान की योग्यता अपने को बेहतर बनाने में लगेगी। उसके विकास की कोई चरम सीमा इस व्यवस्था में नहीं होगी। वो एक सुखद मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां वो चैन की बंसी बजाएंगे। R.W. रॉबिन्स के शब्दों में, साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज भौतिक उत्पादन की वो अवस्था है जहां उत्पादन की बहुतायत होगी और मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगा। कम्युनिज्म समाज का एक ऊंचा दौर है। वो समाजवाद के बाद की स्थिति है। कम्युनिज्म समाजवाद के सफल हो जाने पर ही संभव हो सकेगा, अर्थात समाज की तमाम भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी पैदावार बढ़ा सकने पर ही वो संभव हो सकेगा। कम्युनिस्ट समाज में काम दुखदायी नहीं होगा, बल्कि वो प्रत्येक द्वारा एक खुशी से मानी हुई सामाजिक जिम्मेदारी बन जाएगा। सबसे अधिक समाज की सेवा का सम्मान किया जाएगा। समाज के कल्याण के लिए लोग सिर्फ अपनी सेवाएं ही नहीं देंगे, बल्कि समाज द्वारा निर्मित दौलत में से वो अपनी आवश्यकता या इच्छा की चीजें भी आजादी से और पूरी तरह से पा सकेंगे। उत्पीड़न के तमाम तरीके जिनसे हम भली भांति परिचित हैं और जिनके लिए ही राज्य सत्ता कायम होती है, कम्युनिस्ट समाज में अनावश्यक हो जाएंगे। समाज की अनेक अवस्थाओं के बारे में मार्क्सवादी विचारकों की समझ के बाद हम वर्ग संघर्ष के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि ये मार्क्सवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 3 वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद के अनुसार समाज वर्गों में बटा हुआ है। मार्क्सवाद ने जहां समाज के विकास के बारे में वैज्ञानिक समझ दी, वहां उसने ये भी दिखाया कि समाज वर्गों में बटा हुआ है और इन वर्गों में आपसी टकराव या संघर्ष चलता रहता है। लेकिन ये वर्ग क्या है? एमिल बर्न्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो अपनी जीविका एक ही ढंग से कमाते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत अपने योगदान के बारे में एक पत्र में ये लिखा, और अब जहां तक मेरी बात है, आधुनिक समाज में वर्गों के अस्तित्व का या उनके बीच संघर्ष होने का पता लगाने का श्रेय मुझे नहीं है। जो नया काम मैंने किया वो ये सिद्ध करता है कि 1. वर्गों का अस्तित्व केवल उत्पादन के विकास की विशेष ऐतिहासिक अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। 2. कि वर्ग संघर्ष का अनिवार्य फल सर्वहारा का अधिनायक तत्व है। 3. कि स्वयं ये अधिनायक तत्व सभी वर्गों की समाप्ति और वर्गहीन समाज की स्थापना का संक्रमण काल है। लेनिन ने वर्ग संघर्ष के बारे में ये विचार प्रकट किए। मार्क्सवादी विचारधारा वर्ग संघर्ष को लाजमी समझती है।
वर्ग लोगों के ऐसे बड़े बड़े समूहों को कहते हैं जो सामाजिक उत्पादन की इतिहास द्वारा निर्धारित किसी पद्धति में अपने अपने स्थान की दृष्टि से उत्पादन के साधनों के साथ अपने संबंध, जो अधिकांश मामलों में कानून द्वारा निश्चित तथा निरूपित होता है, की दृष्टि से श्रम के सामाजिक संगठन ने अपनी भूमिका की दृष्टि से और फलस्वरूप सामाजिक संपदा के जितने हिस्से के वो मालिक होते हैं, उसके परिणाम तथा उसे प्राप्त करने के तौर तरीके की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सर्वहारा वर्ग मानव समाज का सबसे प्रगतिशील वर्ग है, जो नए समाज को लाएगा जहां शोषण नहीं होगा। आदिम समाज में वर्ग नहीं थे, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर लोगों का सामूहिक अधिकार था। लेकिन ये स्थिति दास समाज में नहीं रही और कुछ लोग मालिक बन बैठे, जो उत्पादन के साधनों पर काबिज हो गए। ये वर्ग शोषक वर्ग कहलाया, जबकि काम करने वाले दास शोषित वर्ग में गिने जाने लगे। उत्पादन के साधनों पर मालिकों का अधिकार होने की वजह से उनका कब्जा राज सत्ता पर होना भी स्वाभाविक था। राज सत्ता का इस्तेमाल मालिकों ने शोषणपूर्ण आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए, लेकिन एक बिंदु पर पहुंचकर दासों ने हथियार उठाकर मालिकों के खिलाफ हर जगह बगावत कर दी, जिसके फलस्वरूप दास व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। लेकिन सत्ता पर फिर भी अधिकार मेहनत कशों या श्रमिकों का नहीं हुआ और नया शोषक वर्ग सामंतों के रूप में सामने आया, जिसको शुरू से किसानों को दबाने के लिए हजार जतन करने पड़े। लेकिन वर्ग संघर्ष जारी रहा और फिर किसानों ने हाथों में तलवार उठा ली। देखते देखते सामंती व्यवस्था का ढेर हो गया और उसकी जगह पूंजीवाद समाज स्थापित हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था में भी आर्थिक शक्ति पूंजीपति के हाथ थी और नए शोषित वर्ग यानी सर्वहारा का शोषण जारी रहा। लेकिन मार्क्स और एंगल्स के अनुसार यही नया वर्ग पिछले जमाने के शोषित वर्गों से बिल्कुल अलग था और इसको मिटाना पूंजीपतियों के बस की बात नहीं थी। सर्वहारा वर्ग न केवल पूंजीवादी व्यवस्था के लिए मौत का पैगाम है, बल्कि वो अपने आने वाले युग से भी शोषण को खत्म कर देगा और अंत में वर्गहीन समाज को कायम करने में सफल होगा। 4. मार्क्सवाद का मूल्यांकन। कटु आलोचना और हर तरह के विरोध के बावजूद मार्क्सवाद का एक विचारधारा के रूप में जीवित रहना एक महत्वपूर्ण बात है। मेहनतकश जनता के बीच मार्क्सवाद ने बहुत थोड़े समय के अंदर अपनी जगह बना ली और तेजी से उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। यूरोप के अनेक देशों के मजदूर आंदोलन और संगठन इससे प्रेरित होने लगे। लेकिन दूसरी ओर मार्क्सवाद को अपने विकास के हर कदम पर निहित स्वार्थों के वारों को भी झेलना पड़ा। सामंतवादी और पूंजीवादी सरकारों ने मार्क्स को एक जगह टिकने नहीं दिया। शुरू में तो मार्क्सवादी विचारों पर प्रेस ने चुप्पी साध ली, लेकिन ज्यों-ज्यों मार्क्सवाद का प्रभाव बढ़ा, हर तरह की कीचड़ उस पर उछाली गई। पोप, बड़े बड़े पादरी और अनेक धर्म के ठेकेदारों ने मार्क्सवाद को बदनाम करने के लिए कोई अपशब्द बाकी नहीं छोड़ा। रूढ़िवादियों ने प्रचार किया कि मार्क्सवाद परिवार को नहीं मानता और इस विचारधारा की नजर में पारिवारिक रिश्तों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि मार्क्सवाद माँ बहन, बेटी और पत्नी में कोई अंतर नहीं करता और ये हर तरह की नैतिकता के खिलाफ है। पूंजीवाद के अनुयायी बुद्धिजीवियों ने ये तोहमत भी लगाई कि मार्क्सवादी इंसान की आजादी के खिलाफ है और इंसान समाजवादी व्यवस्था में खाता पीता जानवर बन जाता है। कुछ बुद्धिजीवियों ने ये भी कहकर मार्क्सवादी की आलोचना की कि मार्क्सवाद केवल आर्थिक स्तंभ पर टिका हुआ है और संसार में होने वाली सभी गतिविधियों को केवल आर्थिक ऐनक से देखता है। लेकिन इस आलोचना, कटु आलोचना, अपशब्दों और गुमराह करने वाली कोशिशों के बावजूद मार्क्सवाद न केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जीवित है, बल्कि दिन पर दिन इसका प्रभाव बढ़ता चला गया और आज भी ये सबसे महत्वपूर्ण वाद है। C.L. वेपर, जो किसी तरह से भी मार्क्सवादी विचारक नहीं कहा जा सकते, ने मार्क्सवाद पर ये विचार पेश किए हैं। मार्क्स के योगदान की महत्ता को उसका अत्यंत कठोर आलोचक भी झुठला नहीं सकता। वेपर, सालों साल कठोर गरीबी झेलते हुए मार्क्स ने अपने आप को वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करने में लगाया।
और उसके योगदान की महत्ता को उसका अत्यंत कठोर आलोचक भी झुठला नहीं सकता। उसने अत्यावश्यक सच्चाइयों को ढूंढ निकाला और उसने महत्वपूर्ण विकासों को देखने में पहल की जो उसके समय के लोगों से छिपे हुए थे। K.R. पॉपर, जो मार्क्स के कट्टर आलोचकों में से हैं, वो ये विचार रखते हैं। मार्क्स ने ज्ञान को इंसान की प्रगति का एक साधन समझा। कोई भी मार्क्स की ईमानदारी को माने बिना उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। उसकी निष्पक्षता, उसके तथ्यों की पकड़, उसका शब्द आडंबर पर अविश्वास, खासतौर पर नैतिक शब्द आडंबर पर, ने उसे पाखंड और आकारवाद के खिलाफ दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली संघर्षकारों में से एक बना दिया। दलित को मदद करने की उसमें जलती हुई कामना थी और उसको इस बात का पूरा एहसास था कि उसको केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में साबित करके दिखाना है। सच्चाई की तलाश में उसकी लगन और बौद्धिक ईमानदारी उसको विख्यात बनाती है। मार्क्स की सामाजिक ज्ञान और सामाजिक दर्शन में दिलचस्पी बुनियादी तौर पर एक व्यवहारिक दिलचस्पी थी। उसने ज्ञान को इंसान की प्रगति का एक साधन समझा। मार्क्सवाद के खिलाफ यह आलोचना भी निराधार है कि इसकी कोई नैतिकता नहीं है। वास्तव में मार्क्स और एंगल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था पर आलोचना करते हुए लिखा कि पूंजीपति वर्ग ने मनुष्य को अपने स्वाभाविक बेड़ियों के साथ बांध रखने वाले तरह तरह के सामंती संबंधों को बेरहमी से तोड़ डाला और नग्न स्वार्थ के नकद पैसे कौड़ी के हृदय शून्य व्यवहार के सिवा मनुष्यों के बीच और कोई दूसरा संबंध बाकी नहीं रहने दिया। धार्मिक श्रद्धा के सर्वोगपम आनंद तिरेक को, विरोचित उत्साह और कूप मंडूकता पूर्ण भावुकता को उसने आना पाई के स्वार्थी हिसाब किताब के बर्फीले पानी में डुबा दिया है। परिवार के बारे में लिखते हुए मार्क्स और एंगल्स कहते हैं, पूंजीपति वर्ग ने पारिवारिक संबंधों के ऊपर से भावुकता का पर्दा उतार फेंका है और पारिवारिक संबंध को केवल द्रव्य के संबंध में बदल डाला है। पूंजीवादी व्यवस्था की अश्लीलता और नंगेपन को बेनकाब करते हुए मार्क्स और एंगल्स लिखते हैं, पूंजीवाद ने हृदय शून्य व्यवहार के सिवा मनुष्य के बीच और कोई दूसरा संबंध बाकी नहीं रहने दिया। हमारे पूंजीपतियों को मजदूरों की बहु बेटियों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने से संतोष नहीं होता। वेश्याओं से भी उनका मन नहीं भरता। इसीलिए एक दूसरे की बीवियों पर हाथ साफ करने में उन्हें विशेष आनंद प्राप्त होता है। स्वस्थ समाज की स्वस्थ नैतिकता को जन्म दे सकता है। सही बात यह है कि मार्क्सवाद ना तो औरत को निजी जायदाद समझता है, न बच्चा पैदा करने वाली मशीन और ना नुमाइश की एक चीज, बल्कि वो उसको इंसानी दर्जा देना चाहता है, एक बराबर का दर्जा। मार्क्सवादी विचारक नैतिकता के प्रश्न को सामाजिक ढांचे से अलग करके नहीं देखते। उनका कहना है कि हर समाज ने अपने नैतिक मूल्यों या नैतिक मान्यताओं को जन्म दिया है। दास समाज में जो नैतिकता थी उसका सामंती समाज में दूसरा रूप देखने को मिलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो कुछ भी इंसानी मान्यताएं सामंती समाज में वजूद में आई, उनकी जगह केवल पैसे ने पूंजीवादी समाज ने ले ली। स्वस्थ नैतिकता स्वस्थ समाज में ही मिल सकती है, लेकिन जब तक इंसान का शोषण होता रहेगा उसकी नैतिकता पर भी गंदगी की चादर पड़ी रहेगी। इसीलिए मार्क्सवादी विचारों का कहना है कि पूंजीवादी समाज को बदले बिना नैतिकता का प्रश्न हल नहीं हो सकता। मार्क्सवाद इतिहास में व्यक्ति की भूमिका को नकारता नहीं है, लेकिन उसकी नजर में निर्णायक भूमिका जनता की होती है। मार्क्सवाद की ये कहकर भी आलोचना की जाती है कि वो इतिहास में व्यक्ति की भूमिका को नकारता है। एमिल वर्न्स का इस प्रश्न पर कहना है, इतिहास के सच्चे विज्ञान को चाहिए कि वो समूची जनता को अपने ध्यान में रखे और व्यक्तियों पर उसी हद तक ध्यान दे जिस हद तक कि वो अपने व्यक्तित्व से बड़ी किसी चीज का यानी जनता के किसी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हों। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहास को बनाने वाले मुख्य रूप से लोग होते हैं। दुनिया में जहां भी बड़ी घटनाएं हुई और जहां भी इनकलाब आए, वहां मुख्य भूमिका जनता की रही।
लेकिन उन व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने अपने समय के हालात को समझा और उसके अनुसार उठते हुए जनता के आंदोलनों का नेतृत्व किया। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की विशेष भूमिका रही। तानाशाही के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने एक खास रोल अदा किया, लेकिन क्या बगैर जनता के ये अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो सकते थे? मार्क्सवाद के लिए ये प्रस्तावना भी ठीक नहीं कि ये सिद्धांत समाज की प्रगति में आर्थिक कारण के अलावा और किसी कारण को निगाह में नहीं लाता। एंगल्स के अनुसार इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंत में इतिहास में निर्धारित करने वाला तत्व वास्तविक जीवन का उत्पादन और पुनः उत्पादन है। इससे अधिक न मैंने दावा किया है और न मार्क्स ने। एक और जगह एंगल्स ने लिखा है, राजनैतिक, बौद्धिक, दार्शनिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक इत्यादि विकास आर्थिक विकास पर आधारित हैं, लेकिन ये सब न केवल एक दूसरे पर बल्कि आर्थिक आधार पर प्रभाव डालते हैं। ये नहीं होता कि आर्थिक हालत ही सक्रिय प्रभाव डालते हैं, जबकि अन्य सब चीजें केवल निष्क्रिय असर डालती हैं। बेशक यहाँ आर्थिक जरूरत के आधार पर पारस्परिक क्रिया होती है जो अन्य में हमेशा प्रभाव डालती है। एंगल्स के इन विचारों की रोशनी में हम इस परिणाम पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते कि मार्क्सवादी एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि वो वैज्ञानिक ढंग से समाज की बुनियाद आर्थिक आधार को पेश करता है और साथ साथ इसके अन्य चीजों राजनीतिक, कानून, दर्शन, विचार, धर्म, साहित्य, कला इत्यादि के साथ संबंधों का विश्लेषण करता है। मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक आधार समाज की नींव है, लेकिन और चीजों की भूमिका को भी झुटलाया नहीं जा सकता। मार्क्सवाद जहां समाज के विकास के कानूनों को एक न झुटलाने वाला तत्व मानता है, वहां वो इंसान की भूमिका को भी समाज को बदलने में जरूरी समझता है। मार्क्स ने साफ शब्दों में कहा है, लोग इतिहास बनाते हैं। समाज का ज्ञान इसीलिए जरूरी है कि नए समाज का निर्माण जल्दी हो सके और इंसान हजारों सालों से चल रहे शोषण से छुटकारा पाए। मार्क्स व एंगल्स की रचनाओं का निचोड़ सच्ची मानवता है। मार्क्स कहते हैं, इंसान इंसान के लिए उच्चतम हस्ती है, इसीलिए सुस्पष्ट अत्यावश्यकता के साथ उन सब हालात को बदलना जिसमें इंसान अप्रतिष्ठित, गुलाम, उपेक्षित और घृणित बन जाता है। मार्क्सवाद विचारक इंसान को उच्चतम हस्ती समझते हैं और इसीलिए उस समाज को बदलना चाहते हैं जहां वो अप्रतिष्ठित, गुलाम, उपेक्षित और घृणित बन जाते हैं। मार्क्सवाद का विश्लेषण करने के बाद ये कहना ही पड़ता है कि मार्क्सवाद जीवन को वास्तविक सुख देने वाली एक ऐसी विचारधारा है जो इंसान को गले सड़े समाज को बुनियादी तौर पर बदलने के लिए प्रेरित करती है और ऐसे समाज को लाने के लिए हौसला बढ़ाती है जहां न केवल पेट भर रोटी मिले बल्कि इंसान सच्चे मानवतावाद, आजादी और आदर के माहौल में जी सके और अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज को और बेहतर बनाने में लग सके। वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मानने वालों के अनुसार मार्क्सवाद मानवता का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। पाठ 19 समाप्त।